तो आज हम करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 8th लेक्चर की रिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, यानी कि पूरी रिएक्शन उसी पे बेस्ड होती है। उसके ख़त्म होने के बाद तो आगे रिएक्शन चलेगी नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। किसी रिएक्शन में आगे कोई प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितने मोल बनेंगे, वो निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि जैसे 2 या 3 रिएक्टेंट दे रखे तो सभी के हम ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, नीचे उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रखेंगे, और फिर देखेंगे कि जिसका नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कम आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका एक फॉर्मूला और है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये भी जिसका कम आई वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसमें इतना बड़ा आगे देखते हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मोल परसेंटेज। तो जैसे मान लो मास परसेंटेज पूछ रखा है तो ऊपर तो रखेंगे जिसका मास पूछ रखा है उसका डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ऐसे अगर वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रखा है तो वॉल्यूम ऊपर तो रखेंगे जिसका पूछ रखा है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। और सेम तरीके से अगर मोल परसेंटेज पूछ रखा है तो ऊपर जिसके मोल पूछ रखे हैं उसके डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 100 कर देंगे तो हमें मोल परसेंटेज मिल जाएगा। यानी मास परसेंटेज पूछ रखा हो, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज हो, चाहे मोल परसेंटेज हो, हम ऊपर जिसका पूछ रखा है उसका डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 कर देंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी परसेंटेज में। अब आगे देखे थे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें आज के लेक्चर में 2 लॉ देखे थे हमने। सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में या फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करता है उतना ही मास प्रोडक्ट का फॉर्म होता है या प्रोडक्ट का बनता है। यानी कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा किसी भी रिएक्शन में। अब इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास होता है ना प्रोडक्ट साइड में उससे थोड़ा कम होता है। यानी रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि रिएक्शन होते टाइम कुछ मास जो है वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जब जाता है तो वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट का कुछ मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, इस वजह से प्रोडक्ट में हमें कम मास मिलता है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन एक इसका एक्सेप्शन है जिसमें रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। बाकी तो सारी फिजिकल और केमिकल चेंज या फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। और उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये लॉ क्या कहता है, ये मतलब कोई केमिकल कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स किस रेशियो में या किस तरीके से कंबाइन करके उसको बनाते हैं उसके बारे में बात करता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे उसका सोर्स कोई हो, हमने उस केमिकल कंपाउंड को कहीं से भी उठाया है, वो सेम एलिमेंट से बना हुआ होगा और वो सारे एलिमेंट उसमें सेम फिक्स्ड रेशियो में होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड है, उसको हमने कहीं से भी उठा लिया, अब उसके अंदर हम देखेंगे तो उसमें सेम ही एलिमेंट मिलेंगे, चाहे उसको कहीं से उठा लो वही एलिमेंट मिलके उसको बनाएंगे उस केमिकल कंपाउंड को। और वो एलिमेंट उसमें उसी रेशियो में, उसी कंपोजिशन में, उसी प्रोपोर्शन में मिलेंगे जिसमें मतलब किसी और सोर्स से उठाएं तो मिलेंगे। यानी कि एक केमिकल कंपाउंड में सारे एलिमेंट सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, चाहे वो केमिकल कंपाउंड का सोर्स कोई भी हो। इसको एनसीईआरटी में तो CuCO3 के एग्जांपल से CuCO3 के एग्जांपल से समझाया गया है, लेकिन जनरली हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। यानी कि वाटर का चाहे कोई सोर्स हो, चाहे हम नदी में से पानी उठा लें या तालाब में से उठा लें या आरओ का पानी उठा लें, मतलब कोई भी पानी को लेके देखेंगे ना हम तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो यानी कि
वाटर को कहीं से उठा लो, वाटर का जो कंपाउंड है वो एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ मिलेगा, और दूसरा उसमें 2 ही हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।